आओ फिर सीधे आगे बढ़ते हैं। इंक भर ली है हमने, स्याही भर ली है हमने। हिमाचल प्रदेश की झीलें हम पढ़ रहे हैं जो कि हर तरह के पेपर के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चाहे तो आप हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा एग्जाम दो, चाहे आप एचएस का एग्जाम दो, अलाइड से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, एनटी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कमीशन, टेट, कोई किसी भी तरह का एग्जाम हो बेटा, यहाँ से कोई भी तरह का एंट्रांस हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हिमाचल के हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा सीधा हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें। देखिए बेटा, झील हम किसको बोलते हैं? जब एक जगह पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जो कि बड़े एक लेवल पर होता है, वो हमारी झील होती है। झीलें वैसे बहुत तरह की होती है। अगर आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जिनमें कुछ एक झीलें होती है, लैगून झील। लैगून झील सुना आपने? जैसे भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? चिल्का झील। लैगून झील मतलब ऐसी झील जो समुद्र के किनारे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैगून झील। ठीक है जी। और भी बहुत सारी क्रेटर लेक होती है जो कि ज्वालामुखी से, वोल्केनो से जो है बनती है, जहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, उस गड्ढे में फिर बाद में पानी भर जाता है। ऐसी बहुत सारी, गोखुर झील होगी, क्रेटर लेक होगी आपकी, और आपकी टेक्टोनिक भी लेक होती है जो प्लेटों के खिसकने से कई बार बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारी लेक है। अभी छोड़ो आप, इन चीज़ों का वक्त अभी नहीं है, क्योंकि हम हिमाचल जी के पढ़ रहे हैं और हिमाचल में इसमें इस तरह की कोई भी झील नहीं है। समझ रहे हो? हिमाचल में दो ही तरह की झीलें हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक, एक मैन मेड और एक नेचुरल। नेचुरल लेक मतलब पहले से, जब से धरती है तब से कुछ ना कुछ जो है एक गड्ढा है जहाँ पर पानी भरा हुआ है और मज़ेदार वहाँ पर अभी भी पानी है, वो नेचुरल लेक है। एक मैन मेड है कि इंसानों ने बांध बनाने शुरू कर दिए और उसी बांध में पीछे पानी स्टोर हो गया, और पानी स्टोर हो गया तो पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया, 4, 5, 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में, जिससे वो क्या बन गई? झील बन गई। क्या बन गई? झील बन गई। समझ रहे हो? तो यानी कि मैन मेड को इंसान खुद बनाता है और नेचुरल पहले से ही बनी हुई होती है, इसमें हमारा कोई भी शेयर नहीं रहता है। हम सिर्फ इनकी रक्षा करते हैं और टूरिज्म के नाम पर इनसे पैसा वसूलते हैं, कमाते हैं, मज़ेदार पैसा कमाते हैं। आइए फिर सीधे बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मैन मेड लेक्स हिमाचल प्रदेश की पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की मैन मेड लेक्स, मानव निर्मित झीलें हम हिमाचल प्रदेश की पढ़ेंगे। मैन मेड लेक्स हिमाचल प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन मेड मतलब जिनको इंसानों ने खुद बनाया है बेटा। सीधे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1, गोविंद सागर झील। कौन सी झील? गोविंद सागर झील। फटाफट से लिखिए, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर लेक। अगर आपसे पूछ लेगा कल के लिए कि गोविंद सागर झील कहाँ पर है, तो ये कहीं नहीं है, हमारे से छोटे पड़ोसी भाई जो वेस्ट में है, बिलासपुर में ये है। और मेरे प्यारे बच्चे, ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी है ये? ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। सतलुज नदी पर ये बनी हुई झील है बेटा। किस पर बनी हुई है? ये झील जो है सतलुज नदी पर बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित ये झील बेटा पड़ती है। कौन सी पड़ती है? गोविंद सागर झील। कहाँ पड़ती है? बिलासपुर में पड़ती है। किस नदी पर पड़ती है? सतलुज नदी पर पड़ती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लेगा कि इस झील का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो इस झील का नाम जो है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। और नाम क्या बोलते हैं? गोविंद सागर झील। क्या बोलते हैं? गोविंद सागर लेक। बेटा ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी जो आपके पेपर में आती है। सीधे आगे बढ़ेंगे। भाई हिमाचल की सबसे बड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है। हिमाचल की सबसे बड़ी है तो अगर पूछ लेगा कितनी बड़ी है भैया, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल माने कि एरिया, एरिया जो बेटा इसका रहता है, क्या रहता है? जो इसका एरिया रहता है वो और कोई नहीं
वो और कोई नहीं रहता, इसका जो एरिया है बेटा वो है हमारा अरे भाई 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर इसका एरिया रहता है। कितना रहता है? 168 किलोमीटर इसका एरिया रहता है। इसका एरिया कितना है? 168। और साथ में लिखेंगे बेटा ये एरिया मतलब एक जगह जिसने जितना एरिया जो है कवर किया है उसको एरिया बोलते हैं, उस चीज़ का एरिया बोलते हैं। ये तो एरिया है कि इतने में फैली हुई है ये। अगर लंबाई पूछ लेगा बेटा तो लंबाई अगर लेंथ अगर किलोमीटर में पूछ लेगा, अगर तो किलोमीटर में पूछेगा तो सीधा कर देना बेटा 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर कितना? 88 किलोमीटर। लेकिन अगर माइल्स में पूछेगा कितने मील है तो मील में पूछेगा बेटा तो 60 मील है, क्योंकि मील जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है। 1 किलोमीटर में 1600 मील होते हैं, समझ रहे? और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर कितनी है? 88 किलोमीटर। और माइल्स में कितनी है? 60 माइल्स ये रहती है। 60 मील ये झील बेटा रहती है। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता इस बात का अच्छे से होना चाहिए, क्या पता आपको इसका अच्छे से होना चाहिए? अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए कि यही वो झील है जो भाखड़ा डैम के कारण बनी है। लिखो जरा, दिस लेक इज बिल्ट ड्यू टू भाखड़ा डैम। यह झील भाखड़ा बांध के कारण बनी है, बिल्ट ड्यू टू भाखड़ा डैम। ये झील जो है भाखड़ा बांध के कारण बनी है। ये झील जो है भाखड़ा बांध के कारण बनी है। किस कारण बनी है? बिल्ट ड्यू टू भाखड़ा डैम। ऐसे सवाल हमेशा ही पेपर में पूछे जाते हैं कि हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जो कि बनी है किस रीजन से? जो कि बनी है भाखड़ा बांध के कारण। किस कारण बनी है? भाखड़ा बांध के कारण। किस कारण बनी है? बिल्ट ड्यू टू भाखड़ा डैम। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? अगर आपको ये बात समझ आई तो आप बता दीजिए, हम सीधे आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बेटा, भाखड़ा डैम से कुछ क्वेश्चन पेपर में आता है जो अभी नहीं करवाऊंगा, मैं रिवर के टाइम करवाऊंगा। देखिए हर चीज़ को करवाने का एक समय होता है, ठीक है जी, वरना खिचड़ी पक जाती है बीच में। रिवर के टाइम इसलिए क्योंकि सतलुज रिवर पर ये भाखड़ा डैम बना हुआ है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि अभी करवाऊंगा तो मुझे सतलुज रिवर के कॉन्सेप्ट ही करवाने पड़ेंगे, तो झीलों के बीच में खिचड़ी पक जाएगी, तो उसको तसल्ली बख्श करेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछ लेगा किस झील पर भाखड़ा नागल परियोजना है तो आप लिख सकते हैं भाखड़ा नागल या भाखड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। भाखड़ा जल विद्युत परियोजना इज ऑन द लेक ऑफ, कौन सी? गोविंद सागर झील पर है। लिखो जरा, इसी झील पर भाखड़ा जल विद्युत परियोजना है, भाखड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि पेपर में आता है। किस झील पर है? ऑब्वियस सी बात है, इस झील पर है तो नदी पर भी तो सतलुज भी होगा। यहां पर चिनाव तो आएगी नहीं, तो सतलुज पर है ये। अच्छा, दूसरी बात आपने और याद रखनी है, कई बार भाखड़ा का मेगावाट भी आता है। वैसे तो मैं आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाले टॉपिक में आपको अच्छे से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसका मेगावाट आप लिख लो। इसका कितने मेगावाट है? ये 1325, 1325 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, जो कि पेपर में ऐसे आएगा जैसे आपकी मासी का लड़का हो गई, ठीक है जी, और आपने उसको पहचान लिया है। बताइए कृतिका जी, कर दिया जी आपने? कर दिया, बहुत बढ़िया यार। सीधे आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर झील के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा और सीधे आते हैं आगे हम नंबर 2 पौंग झील पर। पौंग लेक लिखिए बेटा, पौंग लेक। अगर पौंग लेक के बारे में आपके लिए पेपर में कुछ आएगा, पौंग लेक के बारे में अगर पेपर में कुछ आएगा तो सबसे पहले पूछेगा पौंग झील है कहाँ पर? तो बेटा पौंग झील कहाँ पर है? कांगड़ा में है। बेटा किस नदी पर है? मेरे प्यारे बच्चों ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। मेरे प्यारे बच्चों किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर? ब्यास नदी पर है। बैंक ऑफ ऑन द रिवर ऑफ ब्यास। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी लेंथ अगर पूछ लेगा तो 42 किलोमीटर यानी कि 42 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो कि कईयों बार पेपर में आ चुकी है। 42 किलोमीटर लेंथ है। आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत है कि इस झील की लंबाई इतनी है, यह झील इतने किलोमीटर पर है। स्मार्ट वर्क करो, लेंथ, रिवर, लंबाई,
इसकी लंबाई फालतू में लिख रहे हो, पेज भर रहे हो, है ना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए भाई सीधे आगे बढ़ते हैं। 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कांगड़ा में है, ब्यास नदी पर है। अगर पूछ लेगा आपको, क्या पूछ लेगा, इस झील को किस नाम से जानते हैं, तो लिखो जरा, इस झील को महाराजा रणजीत सिंह, इस झील को महाराजा रणजीत सिंह झील के नाम से जानते हैं। महाराणा रणजीत सिंह झील के नाम से इसको जानते हैं, महाराणा रणजीत सिंह झील के नाम से। किस चीज से? महाराणा रणजीत सिंह झील के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से? महाराणा रणजीत सिंह। लिख लिया भाई? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? महाराणा रणजीत सिंह के नाम से झील को जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, किस नाम से? महाराणा रणजीत सिंह झील के नाम से इसको जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा कि 1960, अभी समझो 1960 में, 1960 में एक डैम बन रहा था बेटा, पोंग डैम। कौन सा डैम बन रहा था? पोंग डैम। कब बन रहा था? 1960 में एक बात कही गई थी कि हम पोंग डैम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोंग डैम। ऑब्वियस सी बात है, अभी रेणुका डैम बन रहा है, तो बहुत सारे क्षेत्र डूब जाएंगे, बहुत सारे गांव, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे जंगल, बहुत सारी सड़कें डूब जाएगी, तो वहाँ से किसी और जगह पर लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये जब पोंग बांध 1960 में बनाया जा रहा था, तो इसके बनने से बहुत सारी जगहें डूब गई थी। अच्छा, ये पोंग बांध बनना तो यानी कि इसकी जो नींव रखी गई थी, नींव को हम कह सकते हैं कि एक तरह से इसको बनाने का जो प्लान बनाया गया था, ठीक है जी, इसको बनाने का जो प्लान बनाया गया था वो 1960 में। लेकिन पोंग बांध बना कब था बेटा? 1975 में। कब बना था? 1975 में। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। 1975 में जब पोंग बांध बनकर तैयार हुआ, मेरे प्यारे बच्चों, इस पोंग बांध के बनने से कांगड़ा में एक शहर आज भी है, देहरा गोपीपुर। कौन सा शहर? देहरा गोपीपुर। ये जो देहरा गोपीपुर शहर है, इसके आसपास का इलाका जो है डूब गया। क्या हो गया? इसके आसपास का इलाका जो है डूब गया। तो बहुत सारे एचपीजी के बुक्स में बताया गया है कि पोंग बांध के बनने से कौन सा स्थान डूब गया, और बच्चे देहरा गोपीपुर कर देते हैं। करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन में वही आता है, लेकिन सही मायने में देहरा गोपीपुर शहर अभी भी डूबा नहीं है बेटा, ठीक है, उसके आसपास का इलाका डूब गया था। समझ लो, देख आप गूगल पे सर्च करो, क्या देहरा गोपीपुर शहर डूब चुका है? नहीं बेटा, वो तो वैसा का वैसा है। देहरा गोपीपुर के आसपास का इलाका डूबा है, लेकिन फिर भी देहरा गोपीपुर ऑप्शन में आता है। पता नहीं एग्जामिनर जगह या दुनिया जगह है, मुझे नहीं पता। कहने का मतलब है पोंग बांध जो है उसके बनने से किसके आसपास का इलाका डूब गया था? देहरा गोपीपुर के आसपास का इलाका जो है डूब गया था। तो आप लिख लो फटाफट, यह झील पोंग बांध के कारण बनी है। दिस लेक बिल्ट ड्यू टू पोंग डैम, और पोंग बांध के कारण ये झील बनी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1975 में पोंग डैम बेटा बना था। कब बना था? इस्टेब्लिश यानी कि रेडी कब हो गया था बन के? 1975। और देहरा गोपीपुर जो है इसमें क्या हो गया था? डूब गया था। देहरा गोपीपुर जगह जो है, देहरा गोपीपुर के आसपास का इलाका जो है इसमें डूब गया था पोंग बांध में। ये पेपर के सवाल है, मेरे नहीं है, फिर बता दूं मैं आपको बेटा, ठीक है। सारे की सारी चीजें आपने याद रखनी है जो मैं करवा रहा हूं। रामबाण ही एग्जाम के लिए, रामबाण ऐसे छोड़ोगे आप, सीधा रावण के छाती पे लगेगा, रावण मर जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत? गर्दन पे मारोगे नहीं मरेगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, चाय पत्ती, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सीधे आगे बढ़े, आगे बढ़े। अंजलि जी आओ बेटा। धड़कन 2 नहीं आई अभी तक? हाँ जी, क्या बात, नाराज हो गए आप देव से? आइए भाई सीधे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देहरा गोपीपुर के आसपास का इलाका डूब गया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक सवाल जो अच्छे लेवल में आता है, छोटे लेवल में देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए, जब पोंग डैम बन रहा था, जब पोंग डैम बन रहा था, तो कांगड़ा में एक मंदिर फेमस था इसी जगह के आसपास। पोंग डैम जहां डूबा, यहां पर एक टेम्पल था बेटा, बाथू किलाड़ी। कौन सा टेम्पल था? बाथू किलाड़ी, बाथू किलाड़ी, ये एक मंदिर था। अच्छा, ये फेमस क्यों है? ये फेमस बेटा इसीलिए है, ये फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ी बनाई थी। क्या बनाई थी? स्वर्ग की सीढ़ी बनाई थी, ठीक है जी। क्या बनाई थी पांडवों ने?
स्वर्ग की सीढ़ी बनाई थी। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मसरूर रॉक का टेम्पल है कांगड़ा में। अभी मैं आगे करवाऊंगा आपको, अभी तो खैर आर्ट एंड कल्चर हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। मसरूर रॉक का टेम्पल है कांगड़ा में। हाँ जी, क्या हुआ? मसरूर रॉक का टेम्पल है कांगड़ा में। कौन सा है? मसरूर रॉक कट। पहले पांडव वहां पर जो है स्वर्ग की सीढ़ी बना रहे थे, लेकिन इंद्र ने मना कर दिया कि ना, इंगा काम नहीं चलने का भाई। फिर उन्होंने जो है यहां पर स्वर्ग की सीढ़ी बना दी। तो जब पोंग बांध बन रहा था ना, तो ये मंदिर जो है उसी के आसपास की हाइट पर था। तो होता क्या है कि ये जगह डूब गई, और ऐसी नहीं डूबी है। जब गर्मियों के मौसम में पानी का जो लेवल है थोड़ा नीचे चला जाता है, 8-10 फीट जब नीचे चला जाता है, तो ये मंदिर दिखता है और लोग यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। कैसे जाते हैं? तैर कर नहीं, नाव से। बीच में दिखता है बिल्कुल, ये आप देखना कभी। और लोग यहाँ पर सबसे ऊपर वाली मंजिल सिर्फ दर्शन, नीचे वाली मंजिल में दर्शन नहीं कर सकते, ऊपर वाली मंजिल दर्शन करने जाते हैं, और आज भी लोग दर्शन करते हैं। तो फेमस है ये। कौन सा मंदिर डूबा था? बाथू किला। लिख लो, पोंग डैम के कारण जो है बाथू किलाड़ी टेम्पल जो है वो भी डूब गया था। ठीक है जी। कौन सा मंदिर डूब गया था? बाथू किलाड़ी टेम्पल जो है ये डूब गया था पोंग बांध के बढ़ने से। बाथू किलाड़ी टेम्पल, जहां पर पांडवों ने क्या बनाई थी? स्वर्गादि स्टेयर्स बनाई थी। हेवन स्टेयर जिसको हम बोलते हैं, हेवन स्टेयर्स। ठीक है जी। किसी चाची दादी को यहां तक कोई दिक्कत? बेटा आगे बढ़े, सीधे बढ़े आगे, आ जाओ फिर सीधे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेरी बात को ध्यान से आपने सुनना है। क्या सुनना है आपने? कि ये जो पोंग बांध है, ये जो, अच्छा ये लिखवा दिया मैं आपको। देखिए ये जो पोंग झील है, ये जो पोंग झील है, ध्यान से समझना आपने। ये जो पोंग झील है, अगर पूछ लेगा पोंग झील को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग झील को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब घोषित किया गया, यानी कि पोंग झील को वन्य जीव अभयारण्य अनाउंस कब किया गया कि हम इसके आसपास वाला जितना भी ये जंगल वाला एरिया है इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है मैं आगे करवा दूंगा, अभी आगे टॉपिक आएगा जहां पर बहुत सारे जीवों की रक्षा की जाती है, जीव जंतुओं की रक्षा की जाती है। तो 1983 में इसको वन्य जीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा लिखिए। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम आप शॉर्ट में लिखना, क्योंकि आपको बहुत सारे WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको लिखने पड़ेंगे बेटा। वन्य जीव कब अनाउंस किया गया? 1983 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अनाउंसमेंट किया गया मेरे प्यारे बच्चों। और क्या? और कुछ नहीं भाई, 1994 में लिखो जरा, 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर की आर्द्र भूमि, 1994 में इसे नेशनल लेवल की वेटलैंड आर्द्र भूमि घोषित किया गया। आर्द्र भूमि मतलब नमी वाला स्थान, ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी हो, वेटलैंड होता है। आर्द्र भूमि होता क्या है, रामसर साइट क्या होता है, इसका स्पेशल टॉपिक बनेगा। अभी सिर्फ आप लिखिए पेशेंस के साथ, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। आगे देखो आप होता क्या क्या है, बस पेशेंस रखो। आप उस लाइन में हो बेटा जहां पर पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब देखो 2020 से लेकर अभी तक कोई खास पेपर नहीं आया है, लेकिन आप उस लाइन में हो जहां पर वेट करने की जरूरत है। तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं, और जिसने इंतजार किया तो सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। बहुत सारे लोग इस दौरान भटके होंगे, कंपनियों में गए होंगे, बहुत सारे लोग घर चल के, बहुत लड़कियों ने तो बहुत सारी शादी कर ली होगी, है ना, क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं था। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे भाई लोगों ने जो है फैक्ट्रियां ज्वाइन कर ली, कोई जलंधर गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई अपना जमींदारा कर रहा है घर पे। और आपको पता है ना, आपने जितना मर्जी पढ़ा हो, अगर आप 6 महीने बाद फिर से उस चीज़ को पढ़ने आते ना, तो वो पहले दिन के बराबर होता है। समझ लो, आप अभी 8-9 महीने रेगुलर आओ, एक टाइम आएगा, 1 महीने एक काम कर लो, आप 1.5-2 महीने मत आओ। जब आप 2 महीने बाद आएंगे ना, 8 महीने की मेहनत तो बेकार है। हो डब्बा गोल है आपका एक तरह से, आपको फिर 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर आ रहे हो तो वही फ्लो में चल रहा है, तो छोड़ना नहीं चाहिए कभी नहीं। पता नहीं भगवान ने आपकी किस्मत का दरवाजा कहाँ खोल रखा हो। ठीक है, यूँ नौकरी कब लगेगी पता भी नहीं चलेगा आपको। तो 1994 में बेटा इसको वेटलैंड घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? वेटलैंड इसको 1994 में बेटा घोषित किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो जरा, 2002 में
2002 इन 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट, अब रामसर साइट क्या होगी, स्पेशल टॉपिक बनेगा, मैं करवा दूंगा आपको, धीरे धीरे लिख लो। 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट, रामसर ईरान में एक जगह है, मैं बता दूंगा भारत ने कब पार्टिसिपेट किया, हिमाचल का कितना % रामसर साइट है, कितनी हिमाचल में रामसर साइट है, स्पेशल टॉपिक बनेगा, चिंता मत करो। अभी सोचो कि अभी बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है और हमारे मजे होने वाले हैं। आइए भाई सीधे आगे बढ़ते हैं और अगली मैन मेड लेक हम पढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, अगली जो मैन मेड लेक लिखेंगे आप फटाफट से अपने वाले लिखिए बेटा, चमेरा झील, चमेरा लेक, चमेरा लेक। मेरे प्यारे बच्चों, चमेरा झील कहाँ पर है, तो ये चंबा में है। कहाँ पर है, चंबा में है। चमेरा झील चंबा में है। पटवारी में आया था 2012 में, अगर आप देखोगे पीछे जाकर देखो, विश्वास नहीं है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो चमेरा झील चंबा में है, रावी नदी पर है और इसी झील पर है चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो लिखेंगे चमेरा झील चंबा में है, रावी नदी पर है। चमेरा झील कहाँ पर है, चंबा में है और मेरे प्यारे बच्चों रावी नदी पर है। किस नदी पर है, रावी नदी पर है। और आपकी प्यारी प्यारी सी जानकारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं, क्या बता दूं, क्योंकि मेरा फर्ज है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना इसी नदी पर है, चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी रिवर पर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार उसका मेगावाट भी पूछा गया है। वैसे तो मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सारे टॉपिक्स जो है आपको करवा दूंगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कितने मेगावाट है, ये 540 मेगावाट का बेटा ये प्रोजेक्ट है। 540 मेगावाट का ये बेटा प्रोजेक्ट है जो कि पेपर में कईयों बार पूछा जा चुका है। कितने मेगावाट का है, 540 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बड़े प्यार से अगर मैं आपको बताऊं, अगर बेटा मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 3 तरह के हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, स्पेशल टॉपिक में आएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ सिर्फ। ये 3 तरह के, चमेरा 1, चमेरा 2 और तीसरा है हिब्रा चमेरा। तीनों अलग अलग है, तीनों का मेगावाट अलग अलग है, तीनों के बनने का अलग अलग है, ठीक है जी। मैं बताऊंगा आपको, वक्त आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो 540 मेगावाट वाला है चमेरा, लिख लिया। आइए भाई सीधे आगे बढ़ते हैं, हम रुकने झुकने वाले नहीं हैं। एक और झील है बेटा हमारे हिमाचल में, पंडोहो। मैनू चढ़िया हाँ भाया, पंडोहो झील। कौन सी झील, पंडोहो झील। अगर आपसे कल के लिए सवालों की झड़ियां लगा देगा कि पंडोहो झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो मेरे प्यारे बच्चों पंडोहो झील जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है, मंडी में है। पंडोहो झील जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में है। मेरे प्यारे बच्चों कौन सी रिवर पर है, तो ब्यास रिवर पर है, ब्यास नदी पर है। ब्यास किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है पंडोहो झील। अगर आपसे पूछ लेगा कि इसका, अच्छा चमेरा झील की लेंथ कितनी है बेटा, आप भूल जाते हो, बट बोलते नहीं हो आप। इसकी लेंथ गूगल पर अलग बताता है, किताबों में अलग बताई गई है। तो गूगल पर बताई गई इसकी लेंथ बेटा 15.97 और एक किताब में इसकी लेंथ बताई गई 14.2 किलोमीटर बुक में। तो आप स्लैश डालकर दोनों लिख लो, पता नहीं कौन सी पेपर में आ जाए, क्योंकि हिमाचल जीके वाले ही जान ले लेंगे आपकी किसी दिन। गूगल पर ये है 15.97 और आपकी इस पे कितनी है, बुक में कितनी है, 14.2 किलोमीटर। मियाँ गोवर्धन सिंह की बुक एक, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति और अर्थव्यवस्था, उसमें ये दी गई है लेंथ 14.2। खैर राम जाने। सीधे बेटा आगे बढ़ते हैं हम। रुकने झुकने मरने मिटने वालों में से हम नहीं है, हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। मनीषा कोइराला जी, देखिए पंडोहो झील हिमाचल की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है जो कि 14 किलोमीटर है। सबसे छोटी ये मैन मेड लेक है जो बेटा ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 14 किलोमीटर की ये झील है।
कितने किलोमीटर की है ये बेटा? 14 किलोमीटर की झील है। कितनी है? 14 किलोमीटर की ये झील है। कितने की? 14 किलोमीटर लंबी ये झील है। कितने किलोमीटर लंबी है? 14 किलोमीटर। कितनी है प्रियल याद है क्या नाम इसका? अंजना कितनी है? 14 किलोमीटर। अब ध्यान देना है, कई बार तो ऐसा सवाल आता है किस नेशनल हाईवे के किनारे है। तो ऐसे झील है और इधर को एक नेशनल हाईवे यानी कि कोई सड़क जा रही है, नेशनल हाईवे 21 NH 21 के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ NH 21। नेशनल हाईवे 21 के किनारे है ये। किस झील के, किसके किनारे है ये? नेशनल हाईवे 21 के किनारे है बेटा ये झील। किसके किनारे है? NH 21, नेशनल हाईवे 21, नेशनल हाईवे 21, नेशनल हाईवे 21। और करना पड़ेगा, पेपरों में आती है ये चीज़ें, नहीं करोगे दिक्कत आएगी, नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो केले बेचने पड़ेंगे ना। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। आपको तो बोलना भी नहीं आता, 5 के 2, 10 के 2, 8 का दर्जन। 8 का दर्जन आता है? कितने का दर्जन? 12 का दर्जन आता है? अबे ढक्कन, 12 का दर्जन आएगा, वहाँ तो 80 का दे रहे थे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपकी जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी ही कम है। भगवान आपको कामयाबी से बचाएं। आगे बढ़े, चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पंडोहो झील है, कौन सी झील है? ये जो पंडोहो बेटा झील है, होता क्या है, मैं वैसे आगे नदियों के टाइम में बता दूंगा, लेकिन मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी झील का पार्ट है। अच्छे से समझ आपको उस टाइम आएगा तो इस टाइम भी, लेकिन कहानी पूरी उस टाइम समझ आएगी जब आपको नदियाँ प्रॉपर मैप पर करवाई जाएगी। हाँ भाई ये बात सही थी। देखो ऊपर से आती है ब्यास नदी और इधर से होते हुए आती है सतलुज नदी और दोनों मंडी से बहते हुए जाती है। ये कुल्लू से आती है, ये आपकी तिब्बत से आती है ऊपर से, ऐसे हिमाचल के किन्नौर से होते हुए शिमला से मंडी आती है। अब ये अपनी बह रही है क्योंकि जिला बहुत बड़ा है। मान लो एक नदी यहाँ बह रही है नाहन में, एक नौराधार में बह रही है, बह तो दोनों नदी एक ही जिले में रही है। तो इधर ब्यास नदी बह रही है, इधर सतलुज बह रही है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा था भारत और जर्मनी के बीच ना, इंडिया और जर्मनी के बीच ना एक कंबाइन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चल रहा था, संयुक्त कृषि परियोजना। कोई अब सरकार के भी चलते रहते हैं प्रोजेक्ट की, किसी ना किसी के बेनिफिशियल, कुछ किसी भी काम के लिए हो सकते हैं। तो भारत और जर्मन के बीच संयुक्त कृषि परियोजना चल रही थी 1962 में। तो उस कृषि परियोजना के लिए एक जगह छांटी गई और उस जगह का जो नाम था वो था बलहे। बलहे एक जगह है मंडी में, घाटी है, कि भाई इस घाटी में हम अच्छे लेवल की खेती करेंगे। तो एक घाटी छांटी गई कि हम बलहे घाटी में अच्छे लेवल की क्या करेंगे, खेती करेंगे, संयुक्त कृषि करेंगे और जो भी बेनिफिट रहेगा जिस तरह भी वो सरकार जाने। तो अब क्या भाई सिंचाई तो जरूरी है। तो क्या किया, इस ब्यास नदी का पानी भी थोड़ा सा, जैसे मान लो ये बहुत बड़ी नदी बह रही है, मैंने यहाँ से यहाँ थोड़ी सी खाई काट दी और खाई से पानी बहते हुए आ गया। उसी तरह से इसका भी पानी थोड़ा सा ऐसे इधर को किया गया, इसका भी पानी ऐसे, ये अपनी बह रही है, लो ये अपनी बह रही है, ये भी अपनी बह रही है। लो जी मैंने क्या किया, नटखट काम किया, थोड़ा सा खाई काट दी, पानी को तो जगह चाहिए निकलने के लिए, और उसका पानी जो है यहाँ से आगे आ गया। और इसका पानी जो है पंडोहो, ये जो पंडोहो झील है, ये जो पंडोहो झील तो खैर अलग जगह है, ये जो पंडोहो है जगह का ना, पंडोहो बहुत बड़ी जगह है ये। तो इसी जगह पर सतलुज और ब्यास नदी का पानी, यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई है। क्या बनाई है? सुरंग। सुरंग से जो है सतलुज और ब्यास नदी का पानी मिलाया जाता है और इसी सुरंग के द्वारा जो है मंडी के बलहे घाटी को सिंचाई की फैसिलिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? सिंचाई की सुविधा दी जाती है। क्या दी जाती है? सिंचाई की सुविधा दी जाती है। और तभी जो है मंडी की बलहे घाटी को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इसलिए मंडी की बलहे घाटी हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है, मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल। सुना है आपने? बलहे घाटी हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है। तो इसके पीछे का रीजन ये है, आज तक आप रटते आ रहे हो, आज आपको रीजन ही पता चल गया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती है क्लास में बैठने से, क्लास में सुनने से, समझ रहे हो? और ये चीज़ें सारी अच्छे लेवल की है, ऐसे बूस्टर लेवल की है। ठीक है जी। देखिए
ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो बल्ह घाटी। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आता कि 1962 की भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से हिमाचल की किस घाटी को लाभ पहुंचा है, तो चीजें ऐसे ही आती है घुमाकर, कोई क्वेश्चन आसमान से टपक कर नहीं आते, इन्हीं में से बन के आते हैं। तो लिखेंगे 1962 की, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ऐसे ऐसे मत लिखो अभी, पॉइंट इतने आगे लिखवा दूंगा पॉइंट आपको, अभी आप झील से जुड़ा हुआ पॉइंट लिखो जरा। सतलुज ब्यास लिंक के द्वारा, बाय द लिंक ऑफ सतलुज ब्यास रिवर इन पंडोहो, सतलुज ब्यास लिंक के द्वारा पंडोहो में मंडी की बल्ह घाटी को सिंचाई की सुविधा दी जाती है। सतलुज ब्यास लिंक द्वारा पंडोहो में मंडी की बल्ह घाटी को इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि सिंचाई की सुविधा दी जाती है, सिंचाई की सुविधा दी जाती है सतलुज ब्यास लिंक के द्वारा। कहां पर? बल्ह घाटी को सिंचाई की सुविधा दी जाती है। बाकी मैं इसके बारे में आपको सारी चीजें बाद में लिखवा दूंगा, क्योंकि ये चीजें पेपर में आती है और पेपर में पहले भी ये पूछी गई है। बात समझ आई कि नहीं आई? 50 हो गए, ठीक है भाई, इसको पढ़ के आए आप लोग, बाकी हम कल से सारी चीजें पढ़ेंगे। कृतिका जी, कृतिका ठाकुर जी, मुझे फटाफट से आप बताइए, खटाखट फटाफट मुझे बताइए, ऐसी हिमाचल की कौन सी झील है जो नेशनल हाईवे 21 के किनारे है? किस जगह पर, गुंजन, किस जगह पर सतलुज और ब्यास नदी का पानी मिलाया गया है और सुरंग के द्वारा मिलाया गया और मंडी की बल्ह घाटी को सिंचाई की सुविधा दी गई है? पंडोहो, वेरी गुड। आ जाओ, आज हम सीधे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील के पास। किसके पास चलते हैं? हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलों में चलते हैं। थोड़ी थोड़ी डुबकियां लगाते हैं भैया और अपने मन को संतुष्टि देते हैं, क्योंकि यही है बेटा जीवन का आधार, बाकी सब मोह माया है। आइए भाई, सीधे सीधे हम आगे बढ़ रहे हैं। हाय 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 हाय, सीधे सीधे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा हमें चलना नहीं आता है। आओ भाई, सबसे पहले प्राकृतिक झीलों में हम अपने जिले को ही प्रमोट करते हैं यार। हम सिरमौर से है तो हम सिरमौरी चीज को प्रमोट करेंगे। तो लिखिए पहले, सबसे पहले लिखेंगे जिला सिरमौर, जिला सिरमौर की झीलें लिखेंगे। हर तरह के लेवल को इसमें जो है बढ़िया तरीके से करवाया जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भैया, ठीक है जी। जिला सिरमौर में सबसे पहले अपने पास लिखेंगे बेटा रेणुका झील। कौन सी झील? रेणुका लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेणुका झील ये कोई ऐसी वैसी झील नहीं है भैया, ये हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। लिख लो, ये हिमाचल की सबसे बड़ी क्या है? प्राकृतिक झील है। कल के लिए अगर आपके लिए पेपर में भी सवाल आएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो भैया रेणुका झील जो है ये क्या है? हिमाचल की हाईएस्ट, या सबसे हाईएस्ट नहीं कहेंगे, सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, रेणुका लेक। यानी कि अगर आपसे पूछ लेगा कितनी बड़ी है ये, तो 2.5 किलोमीटर, ये क्या है? 2.5 किलोमीटर इसका एरिया है। कितना है? लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब करीब इसका क्षेत्रफल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्या बता दूं, कि अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री के समान है, तो अगर आप इस झील को जाओगे ना, देखोगे अगर ध्यान से, सीध में नहीं दिखेगी क्योंकि लंबी चौड़ी आगे से आगे वक्त मतलब इस तरह की है तो नहीं दिखेगी ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई लेडी सोई हुई है भाई, ऐसा लगेगा आपको अगर आप इस झील को ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से। तो ये झील कैसे दिखती है? स्लीपिंग लेडी। तो दिस लेक इज लुक लाइक स्लीपिंग लेडी। ये जो है सोई हुई स्त्री के समान दिखती है। बहुत बार आ चुका है। हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है भैया जिसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री के समान है? तो रेणुका ही झील ऐसी है जिसकी जो शेप है वो कैसी है? सोई हुई स्त्री के समान है। अच्छा, अब कई बार पेपर में ये भी आ चुका है कि कहां से देखने पर रेणुका झील सोई हुई स्त्री के समान दिखती है? तो कहां से देखने पर? तो लिखेंगे जामू का टिब्बा। जामू का टिब्बा से देखने पर। कहां देखने पर? जामू का टिब्बा। सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में एक जैसी है बेटा। जामू का टिब्बा से देखने पर ऐसा लगेगा आपको कि रेणुका झील जो है कोई यहाँ पर लेडी सोई हुई है, कोई स्लीपिंग लेडी है कोई भैया,
रेणुका झील जो है सोई हुई स्त्री के समान आपको दिखेगी। कहाँ से देखने पर? जामू का टिब्बा। जामू का टिब्बा रेणुका से ऊपर को 3 किलोमीटर ऊपर को है। जामू का टिब्बा में जो रेणुका जी के पति थे ऋषि जमदग्नि, उनका निवास स्थान वहाँ पर है। तो वहाँ से देखेंगे तो रेणुका सोई हुई दिखेगी, ऐसा लगेगा रेणुका सोई है। ठीक है जी, तो रेणुका जी हम बोलेंगे, माफ़ी चाहूँगा। देखिए भाई, लिखेंगे यह झील एक रामसर साइट भी है। दिस लेक इज अ रामसर साइट। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, रामसर साइट क्या होता है आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे। अभी सिंपल याद रखिए कि दिस लेक इज अ रामसर साइट या इट इज़ अ रामसर साइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यह झील एक रामसर साइट है। रामसर क्या होता है, कब शामिल किया गया, इंडिया कब शामिल हुआ, हिमाचल कब शामिल हुआ, इंडिया के कितने, हिमाचल के कितने, सारी चीज़ें आएगी धीरे 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 धीरे। अभी इसको खल्लास करते हैं जरा हम। रामसर साइट की अगर हम बात करें तो रेणुका झील क्या है भैया? एक रेणुका झील एक रामसर साइट है। अगर पूछ लेगा इसको कब रामसर साइट बनाया गया, 2005 में इसको घोषित किया गया था। 2005 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। मैं फिर आपको बोल देता हूँ, आपको ऐसा लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं कि 2005 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया, यह हिमाचल की सबसे बड़ी झील है, इस झील की आकृति सोई हुई स्त्री के समान। इतना लंबा मत लिखो, आप शॉर्ट में लिखिए आकृति सोई हुई स्त्री के समान। रामसर साइट घोषित 2005। ठीक है जी। और कहाँ से देखने पर दिखती है? जामू का टिब्बा देखने पर। कुछ जहाँ पर जरूरत पड़ रही है आपको कि यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है, वहाँ पर लिखो। कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा तो ये हो सकता है कि सेंसलेस बन जाए, तो वहाँ पर लिखो। अदरवाइज आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। कहाँ रहते हो बेटा? रोज लेट होते हो आप, कहाँ से आते हो? हैं? तो आपकी बस इसी टाइम आती है? अच्छा, बाइक पे आते हो। अच्छा अच्छा, माफ़ी चाहूँगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो बाइक तो इसी टाइम पे आती है? अच्छा ठीक है, फिर अच्छी बात है, किराया बच जाता होगा आपका। बहुत बढ़िया। आओ भाई आगे बढ़ते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास एक और झील है, सुकेती झील, सुकेती लेक। सुकेती लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा सुकेती झील कहाँ पर है, तो सुकेती झील बेटा ये सिरमौर में है। ये मारकंडा रिवर के बैंक में है। ये ऑन द बैंक ऑफ मारकंडा रिवर, मारकंडा नदी के किनारे है ये, मारकंडा नदी के किनारे है ये। ठीक है जी, मारकंडा नदी के किनारे है ये सुकेती झील। और इन झीलों को याद करने के बहुत सारे ट्रिक भी है मेरे पास, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे बढ़े, सीधे आगे बढ़ते हैं भैया। अगला जिला हम सीधा पकड़ते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए अगला जिला हम पकड़ते हैं जिला चंबा। जिला चंबा, जिला चंबा के कुछ कॉन्सेप्ट आप फटाफट लिखेंगे। जिला चंबा में कौन कौन सी झील है, तो लिखेंगे भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिला चंबा में नंबर 1 आपकी है मणिमहेश झील, मणिमहेश लेक। मैं सारे इसके A to Z कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, फिर चाहे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपका कौन सा एग्ज़ाम है। आप मेंस दो, आप चाहे छोटा सा आप एंट्रांस दो JBT का। देखिए मणिमहेश झील, अगर आपसे पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश की मणिमहेश झील, अच्छा झील किस जिले में है, तो चंबा में है, सभी को पता है क्योंकि चंबा की करवा रहे हैं हम। अगर आपसे पूछ लेगा कौन सी झील कैलाश पर्वत के ठीक नीचे है, तो लिखेंगे यह झील कैलाश पर्वत के ठीक नीचे है। ये झील जो है कैलाश पर्वत के ठीक नीचे है। याद रखो, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मुझे आप अभी भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा याद है कि मैंने बताया था। एक तो है किन्नर कैलाश, वो किन्नौर में है। एक है सिंपल कैलाश यानी कि कैलाश चोटी, वो चंबा में है। एक है दूसरा कैलाश पर्वत जो कि हमारे यहाँ नहीं, कहाँ पर है, तिब्बत में है। कैलाश पर्वत कहाँ पर है, तिब्बत में है। वहाँ जाने की आप सभी को आज्ञा नहीं है। चाइना गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगाया है, बैन लगाया उस पर चढ़ने के लिए। उस पर हवाई जहाज़ तक भी नहीं फ्लाईओवर कर सकते हैं। उसके इर्द गिर्द कोई भी आज तक, लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, उस पर कोई भी नहीं आज तक चढ़ पाया है। ठीक है जी। अगर आप उस पर चढ़ने की कोशिश करते हो तो बहुत जल्दी आपके नाखून बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी आपके बाल बढ़ जाएंगे, ऐसी ऐसी घटना हो जाएगी। वहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाएगा,
आंधी आनी शुरू हो जाएगी, ग्लेशियर बर्फ़ के जो पहाड़ है वहाँ पर वो जो है गिरने फटने शुरू हो जाए, कुछ भी इस तरह की घटना होगी, आप डर जाएंगे। आगे धुंध इतनी हो जाएगी, काली आंधी आएगी, आपको डर लगेगा कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। नहीं, आज तक कोई जा ही नहीं पाया है। एक बहुत बड़ा विद्वान था मिलारेपा, चाइना का, 11वीं शताब्दी की बात है। मिलारेपा वो गया था, लेकिन जो कुछ उसने वहाँ पर देखा किसी को नहीं बताया पाया। 2-3 दिन बाद वो मर गया था। उसके बाद आज तक कोई भी नहीं जा पाया वहाँ पर। सोच लो कितनी पावरफुल है दुनिया, चांद पर पहुँच गई दुनिया ने, कितनी आकाशगंगाएं देख ली यार। कैलाश पर्वत के बारे में कोई स्टडी नहीं कर पाया आज तक, कोई भी स्टडी नहीं कर पाया। हिम्मत नहीं है किसी की, जाने की हिम्मत नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी नहीं जा पाया। और अब जैसे आप बोलेंगे तो साइंस तो बड़ी एडवांस हो गई है, ऊपर से सैटेलाइट छोड़ के सीसीटीवी फुटेज से भी कर सके। नहीं, जहाँ पर वो मेन जगह है वहाँ पर कोहरा छाया रहता है हर टाइम। कोहरा समझते हो, धुंध, कुएड, है ना, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि ये झील कैलाश पर्वत के ठीक नीचे है, और ये वो वाला कैलाश पर्वत नहीं है जिसकी मैं भी बात कर रहा था, ये चंबा कैलाश पर्वत है। लिखेंगे, लिखो जरा, इसी झील के पास शिव कुंड और गौरी कुंड है। इसी झील के पास शिव कुंड और गौरी कुंड है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, शिव कुंड एंड गौरी कुंड नियर बाय दिस लेक, नियर बाय दिस लेक। इसी झील के पास जो है शिव कुंड और गौरी कुंड है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे, लिखो जरा, अष्टमी के दिन, ऑन द डे ऑफ अष्टमी, अष्टमी के दिन, अष्टमी क्या, राधा अष्टमी लिखेंगे, अष्टमी के दिन यहाँ पर बड़ा स्नान होता है, बड़ा स्नान। अब इंग्लिश वाले तो खैर, क्योंकि ये स्नान पवित्र होता है तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अगर बात तो बिग बात इसको हम कह सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक चीज़ में इसको कुछ और भी कह सकते हैं। तो अष्टमी के दिन यहाँ पर जो है बड़ा स्नान होता है। ऑन द डे ऑफ अष्टमी यहाँ पर क्या होता है, बड़ा स्नान होता है। राधा अष्टमी आप लिख सकते हैं, अष्टमी कुछ भी कह सकते हैं आप। अष्टमी के दिन यहाँ पर बड़ा स्नान होता है। और साथ में लिखेंगे रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर छोटा स्नान होता है। रक्षाबंधन के दिन छोटा स्नान होता है। आपने देखा होगा लिटिल बात है, कोई बात नहीं, लिटिल बात और बिग बात। अच्छा देखिए मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे रेणुका में अगर आप जाते होंगे तो एक दिन नहाने वाला दिन होता है ना, स्पेशली जिस दिन मेन होता है, छुट्टियाँ भी होती है, स्कूल सारी सरकारी छुट्टियाँ होती है, उस दिन जब नहाने जाते लो तो बड़ा स्नान होता है। हमारे तो चाहे नहान बोलते कि नहान करना, जो भी बोलते ना, क्या बोलते हैं आपकी भक्त बोलते कुछ, आपको नहीं पता। चलिए देखो, कहने का मतलब है कि नहान बोलते या नहोण बोलते, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते, तो जिसका मतलब ही नहाना होता है, तो मतलब उसको बड़ा पवित्र मानते हैं, बड़े वाले को। छोटा मोटा कभी भी कर लो। तो जो बड़ा स्नान होता है वो होता है यहाँ पर रक्षाबंधन का, अष्टमी के दिन। और छोटा स्नान जो होता है वो कब होता है, वो होता है रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ आई। ठीक है जी। अच्छा लिखो जरा, इस झील से 7 किलोमीटर दूर धनछो पानी का चश्मा है। धनछो वाटर स्प्रिंग इज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस लेक। इस झील से 7 किलोमीटर दूर धनछो पानी का चश्मा है। धनछो पानी का चश्मा है जहां पर शिवजी ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। जहां पर शिवजी ने भस्मासुर से बचने के लिए क्या ली थी, शरण ली थी। जहां पर शिवजी ने क्या ली थी, भस्मासुर से बचने के लिए क्या ली थी, शरण ली थी। अगर आपके लिए क्वेश्चन आएगा कल के लिए एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जहां पर शिवजी ने भस्मासुर से बचने के लिए क्या ली थी, शरण ली थी। तो इसी झील के पास जो है शिव ने जो है क्या किया था, भस्मासुर से बचने के लिए क्या ली थी, शरण ली थी। अब आप कहेंगे कैसे सर, किस तरह से शरण ली थी सर, क्या हुआ था, क्या कहानी रही थी। तो एक राक्षस हुआ करता था, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। ऐसी कुछ कहानी है, मुझे याद आ रही है, नहीं हाँ, इसकी कहानी क्या रहती है, इसकी कहानी ये रहती है, मणिमहेश झील के पास जो धनछो पानी का चश्मा है, इसकी कहानी ये रहती है कि एक राक्षस हुआ करता था। राक्षस पुराने टाइम में आपको पता ही होते थे बहुत सारे। तो
वो जो है शिव जी के दर्शन के लिए या कुछ वरदान पाने के लिए तपस्या कर रहा था बहुत ज़्यादा, और तपस्या इतनी कर रहा था, इतने टाइम तक उसने तपस्या कर ली थी कि उसकी तपस्या से जो है तीनों लोग जो है, तीनों लोगों में प्रलय टाइप आने लगी। तो जब ऐसा होने लगा तो भगवान शिव को ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा कि भाई ये राक्षस तो आपकी बहुत तपस्या कर रहा है, ऐसा भी क्या चाहता है आपसे, और आप इसको दर्शन दे दो जी, वरना इस तरह इसके तपस्या से तो फिर सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा, तीनों लोग कहाँ पर है भाई यहाँ तो महादेव आप इसको दर्शन दे दीजिए, एक बार इससे पूछ लीजिए कि ये क्या चाहता है। तो भगवान शिव ने उसको दर्शन दे दिए और भगवान शिव ने उसको बोला कि वत्स तू आंखें खोल, तेरा जिसके लिए तू तपस्या कर रहा था वो तेरे सामने है। तो जैसे ही उसने आगे खोली कह दिया, महादेव आपके दर्शन करके मैं सफल हुआ, आपके दर्शन मेरे लिए तो अनमोल है। शिव जी ने कहा, अरे भाई चुपचाप हो, मतलब की बात कर, जिसलिए तपस्या कर रहा था। इसने बोला, नहीं नहीं महादेव जी आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। ऑब्वियस सी बात है ना, मैं आपके घर मेहमान आऊँगा, ठीक है जी, आप बोलेंगे चाय लेंगे आप, पहले तो मैं मना ही करूँगा, लेकिन जब आप पिलाएंगे तो मैं पी लूँगा, शर्मा लूँगा। आप कुछ लेंगे सर, 1-2 रोटी और ले लो, मुझे भूख लगी नहीं, मैं शर्मा जाऊँगा, लेकिन जब आप देंगे तो मैं खा ही लूँगा। इसका मतलब अगर मैंने खा ली तो समझ लो कि मुझे भूख थी लेकिन मैं शर्मा गया, ठीक है जी। तो कहने का मतलब कि राक्षस को बोला शिव जी ने कि भाई मांग तुझे क्या चाहिए, तू इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, इतने लंबे मेरे दर्शन थोड़ी होते हैं। तो फिर जब शिव ने उसको फोर्स किया तो उसने सोचा कि तपस्या तो मैं मांगने के लिए करा था कुछ, लेकिन मांगू क्या भाई। तो वो सोचने लग गया राक्षस। तो उस राक्षस ने बोला कि महादेव मुझे अमरता का वरदान चाहिए। कैसा चाहिए? अमरता का वरदान चाहिए, मुझे अमर होना है। महादेव ने साफ मना किया कि ये वरदान जो है राक्षसों के लिए नहीं होता है, ये वरदान राक्षसों को हम नहीं देते हैं, ये विधि के या विधान कुछ भी कह दो आप, नीति के विरुद्ध है ये, हम राक्षसों को ये अमरता का वरदान नहीं देते, आप कुछ और मांगिए। उसने कहा कि मैं और क्या मांगू। अब फिर सोचा उसने, और क्या मांगू मैं, सोचने लग गया। तो उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने कहा कि महादेव मैं आपसे एक वरदान मांगूंगा, क्या आप मुझे दोगे? कहते इसके अलावा तो जो भी मांग मैं दूंगा, लेकिन तुझे अमरता का वरदान नहीं दूंगा। महादेव, उसने कहा महादेव को कि महादेव मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव ने बोल दिया, ये क्या मांग लिया भाई इनने, ये तो दिक्कत परेशानी कर गया भाई। तो शिव ने मना किया कि नहीं, इसका भी तू दुरुपयोग करेगा, इसका भी तुम राक्षस दुरुपयोग करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ढिमका फलाना करेंगे, बहुत सारी चीजें बताई उसको। उसने बोला कि नहीं महादेव आपको देना ही पड़ेगा, वरना मैं जितनी तपस्या भी की इतनी तपस्या मैं फिर करूंगा और मेरी तपस्या से फिर से आपको आना पड़ेगा, फिर भी नहीं दोगे? हाँ अभी बता रहा हूँ आपको सारी चीजें में। तो जब उसने बहुत फोर्स किया शिव जी को, तो शिव जी ने बहुत मना करने के बाद जो है, मतलब कि इतना मना किया कि, लेकिन फिर भी जो है महादेव ने उसको वरदान दे दिया कि चल भाई खुश रहे, जिसके भी सिर पे तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन राक्षस को लगा इसने तो बहुत पहले मना किया है, क्या पता दिया होगा या नहीं दिया होगा, कि महादेव जी पक्का आपने मुझे वरदान दिया, लेकिन इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, पक्का ही दिया, कच्चा थोड़ी दूंगा। कहते मुझे कैसे पता चलेगा, ले फिर दुरुपयोग कर रहा है। कहते मुझे तो विश्वास ही नहीं होगा ऐसे। और उसने क्या कर लिया, वरदान को कंफर्म करने के लिए महादेव को ही पकड़ लिया, जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में छेद कर दिया। महादेव डर के मारे भाग गए। तो शिव जी डर के मारे भाग गए, क्योंकि अब वरदान तो वरदान है भैया, सिर पे हाथ रखा तो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी जो है जाकर जो है मणिमहेश झील के पास इस धनछो जगह में छिपे, जहां पर विष्णु भगवान जी आए कि हाँ जी महादेव जी क्या हो गया, आप ऐसे क्यों छुप रहे हो? कहते आपने ही कहा था मुझे वरदान देने के लिए, मैं तो गया दर्शन देने के लिए, देख लो क्या परिणाम हुआ इसका। तो फिर विष्णु ने कहा कि भाई इसका भी एक उपाय है। महादेव ने कहा कि बताओ, आप बताओ क्या उपाय, ऐसा भी क्या उपाय है? तो भैया शिव जी ने कहा, विष्णु ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। और विष्णु ने जाकर उस राक्षस के सामने ना एक बहुत सुंदर लेडी का रूप धारण कर लिया। ऐसी सुंदर लेडी का रूप धारण कर लिया जिसको देखकर ही हम आज के ज़माने की कटरीना, आलिया सबको फेल कर देंगे, है ना।
मतलब एक मोहिनी का रूप, मोहिनी तो खैर कुछ और चीज थी, लेकिन मोहिनी का रूप तो खैर, लेकिन मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली ऐसी स्त्री का रूप धारण कर लिया। और राक्षस उसी को देखकर महादेव को भूल गया, अरे ये कौन जा रही यार। राक्षसों को ना स्त्रियों का बड़ा मोह था, इसीलिए तो राक्षस थे। रावण ने देखो कैसे सीता को ले गया, जबकि दूसरों की पत्नी थी वो। तो कहने का मतलब है कि मतलब राक्षस एक घड़ी के लिए भूल गया था कि महादेव नाम की कोई चीज़ भी है, उसको बस वही दिख रही है। तो अब विष्णु तो उसी को मोहने के लिए आए थे, तो उसके पास विष्णु भगवान है और बोला उस स्त्री के रूप में, बोला कि अरे कहाँ जा रहे हो राक्षस। उसने बोला कि हे स्त्री, मुझे तो तू बड़ी पसंद आ गई, मुझे तेरे साथ विवाह करना है। कहते मेरे साथ से विवाह नहीं होगा, मैंने कुछ शर्तें रखी है कि जो मेरी तरह नाचेगा वही मेरे साथ विवाह कर पाएगा, जो बिल्कुल सेम मेरी तरह नाचेगा, एक्टिंग करेगा, वो मेरे साथ विवाह कर पाएगा। और ऐसे बहुत सारे पहले भी असफल हो चुके हैं, और तू भी कुछ नहीं कर पाएगा, तू भी चला, तेरे से भी कुछ नहीं होगा। अच्छा मेरे से कुछ नहीं होगा, तो मैं नाचूंगा। अच्छा कहते ठीक है। तो विष्णु भगवान और वो जैसे ऐसे स्त्री नाचती है ना, विष्णु भगवान ऐसे कि वो भी ऐसे करे, तो स्त्री ऐसे करे और राक्षस भी ऐसे करे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते ना, विष्णु भगवान ने आखिर में अपने सिर पे हाथ रख लिया और उस राक्षस ने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया और भस्म हो गया। तो उस राक्षस का नाम बाद में क्या पड़ा था? भस्मासुर। क्या नाम पड़ा था? भस्मासुर। ऐसे और खत्म। लो जी, ये होता है लालच बुरी बला है। तो ध्यान रखना है आपने, छोटी सी कहानी थी भैया, लेकिन किसी एग्जाम के मेंस में आएगी तो आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेन मुद्दे पकड़ के जो है आप लिख सकते हैं। अब सीधे आगे बढ़ते हैं भैया। मैंने पहले ही बताया था झीलों वाला टॉपिक लेंथ ही है, अच्छे से करवाना पड़ता है तो वक्त लगता है भैया। सीधे आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं भैया सीधे। हमारे पास एक और झील है, गडासुरु झील। गडासुरु झील, सिंपल सी बात लिखो, गडासुरु झील ये चंबा में है, और ज़्यादा मत लिखो, इससे इतना ही क्वेश्चन आता है। गडासुरु झील कहाँ पर है? चंबा में है। गडासुरु के बाद है बेटा लामा झील, लामा लेक। लामा लेक सिंपल लिखो। इस झील को, यह झील 7 झीलों का समूह है। दिस लेक इज द ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ये पेपर में आता है बेटा। हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जो 7 झीलों का समूह है? तो दिस लेक इज द ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ये झील जो है भैया 7 झीलों का ये समूह है। इस बात में कोई भी आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती किसी भी तरह की जो है हमें नहीं होनी चाहिए भैया। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। अगर पूछ लेगा ग्रुप ऑफ 7 लेक, तो ये है। एक ग्रुप ऑफ 7 पॉन्ड भी है, वो अगला बता देगा। 7 झीलों का समूह कौन सी है? ये है। 7 तालाबों का कोई और है, बताऊंगा आपको। अभी इतना लिखो आप लोग। अगली है बेटा महाकाली झील। महाकाली लिखिए बेटा, महाकाली झील। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि चीज़ों को अच्छे से करवाना पड़ता है भैया। फॉर्मेलिटी मुझसे नहीं होती भाई, फॉर्मेलिटी से आपका ही भविष्य खराब होगा। मैं तो ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन फिर आपका भविष्य खत्म हो जाएगा, मुझे तो दुगना पाप चढ़ जाएगा भाई। तो महाकाली झील कहाँ पर है? महाकाली झील मेरे भाई चंबा में है, और यह झील देवी काली को समर्पित है। दिस लेक इज डेडिकेटेड टू देवी काली। देवी काली को समर्पित ये झील है। ये झील जो है देवी काली को ये समर्पित है। किसको समर्पित है? देवी काली को ये झील जो है समर्पित है। किसको? देवी काली। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पेपर में आएगी, ऐसे आएगी आपके पेपर में। आइए अब अगली इंपॉर्टेंट झील है बेटा खजियार लेक। खजियार, तेरा मेरा खजियार झील। खजियार झील कहां पर है बेटा? ये है बेटा चंबा में है, चंबा के खजियार में, मतलब ये। और सुना आपने इसके बारे में कुछ? लिखो जरा। इस झील को हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड, इस झील को हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड, इंग्लिश में बोलते हैं स्विट्जरलैंड। मिनी मतलब छोटा स्विट्जरलैंड। इस झील को हिमाचल प्रदेश का छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? छोटा स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है ये। अब स्विट्जरलैंड क्या है भैया? बहुत सुंदर कंट्री है। तो ये खजियार भी बहुत सुंदर है। तो वो तो अपना बड़ा स्विट्जरलैंड जो अपना है, तो छोटा स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? इसको। उसी को देखते हुए तो हिमाचल प्रदेश का छोटा स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? खजियार को। 1-2 बार नहीं, हजारों बार पेपर में सवाल आ चुका है बेटा। आइए भाई, अगर आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे भैया पूछ लेगा कि किसने कहा था खजियार को छोटा स्विट्जरलैंड, तो लिखेंगे खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड।
पी ब्लेजर ने कहा था। किसने कहा था? पी ब्लेजर ने खजियार को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। पी ब्लेजर ने खजियार को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। किसने कहा था? पी ब्लेजर ने हिमाचल प्रदेश को खजियार को हिमाचल का छोटा स्विट्जरलैंड कहा था। यानी कि सेड बाय पी ब्लेजर इन कब? 7 जुलाई 1992, 7 जुलाई 1992 में। कब कहा था? 7 जुलाई 1992 में कहा था। कब कहा था? 7 जुलाई 1992 में। ये भी पेपर में आ चुका है सवाल, और ये मेरा सवाल नहीं है, पेपरों के सवाल है बेटा। ये अगर आपसे ये पूछ लेगा कि इसका दुनिया में कौन सा रैंक है, तो खजियार का जो दुनिया में रैंक है बेटा, तो लिखेंगे इसका जो स्थान है वो है 160वां स्थान है दुनिया का। इसका पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड इसका रैंक कौन सा है? 160 रैंक। आप कहेंगे रैंक, इसने क्या कोई एग्जाम दिया था तो इसका रैंक का? या नहीं भाई, कहने का मतलब है अब की दुनिया में अब एक खजियार ही तो सुंदर नहीं है। दुनिया में एक खजियार तो सुंदर नहीं है ना। एक तुम ही नहीं तन्हा, तो एक यही तो नहीं है। दुनिया में और भी तो सुंदर जगह है। तो मेरा कहने का मतलब है कि खजियार से पहले 159 यानी कि 159, खजियार से पहले 159 जगह ऐसी थी जिनको पहले से ही छोटा स्विट्जरलैंड कहा गया था। 160वां नाम इसको दिया गया था। जैसे जहां पर अभी अटैक हुआ था पहलगाम, उसको भी छोटा स्विट्जरलैंड बोलते हैं। इस तरह की कश्मीर की 3-4 जगह है जहां को छोटा स्विट्जरलैंड बोलते हैं, मतलब दर्जा दिया गया है। तो ये भी उन्हीं में से एक है। लेकिन 160वां रैंक जो है मिला था खजियार को। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। लिखो जरा, यहां पर खज्जी नाग मंदिर है। खज्जी नाग मंदिर है, खज्जी नाग टेम्पल। खज्जी नाग टेम्पल यहीं पर है। खज्जी नाग मंदिर। कौन सा मंदिर? खज्जी नाग मंदिर। कौन सा मंदिर? खज्जी नाग टेम्पल। अगर आपसे पूछ लेगा खज्जी नाग टेम्पल कहां पर है, तो खज्जी नाग मंदिर जो है बेटा उरी है। आगे नु बढ़े, आगे नु बढ़ते बेटा। देखिए, इसके अलावा अगर चंबा से एडवांस लेवल की लेक्स जो है पूछी गई, तो आपने फटाफट से क्या याद रखना है चंबा में? तो आपने चंबा में बेटा याद रखना है, फटाफट लिखेंगे महलनाग झील, बैसाखी झील और चामुंडा। अगर एडवांस लेवल की पूछ लेगा, एडवांस लेवल अच्छे लेवल में शुरू होगा तो ये पूछ देगा। महलनाग, बैसाखी एंड चामुंडा, ऑल 3 लेक्स आर इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। महलनाग, बैसाखी एंड चामुंडा, तीनों की तीनों झीलें कहां पर है गुंजन जी? तीनों की तीनों झीलें कहां पर है चिंकी? चंबा। डन। तो ये थी खजियार चंबा की लेक। इनको याद करने का ट्रिक, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, बाद में देख लेंगे। अभी सीधे आगे बढ़ते हैं भैया। सीधे सीधे, इस दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा देखिए। किन्नौर में आ जाइए। टाइम क्या हुआ अभी? हाँ लिखिए जरा। पहले क्लास लेट शुरू हुई थी, आज मैं क्या करूं भाई, मेरी भी क्लास होती है। किन्नौर, किन्नौर में है बेटा, लिखो जरा, नाको लेक, नाको झील। लिखो जरा, नाको झील, नाको लेक लिखो जरा। इट इज फेमस फॉर आइस स्केटिंग। यह है आइस स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है। आइस स्केटिंग पता है आपको? बर्फ पर जो स्केटिंग की जाती है ना, फिल्मों में देखा होगा आपने यार। तो फेमस फॉर आइस स्केटिंग, ये झील जो है आइस स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये झील जो है आइस स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर आइस स्केटिंग। और थर्ड वन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखो सेकंड वन, सॉरी सेकंड आपकी सोरंग, नाको और सोरंग झील। तीनों की तीनों ये बड़ी ही जबरदस्त है बेटा। आपके पेपर में ऐसे आएगी जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था। ठीक है जी।
आगे बढ़े, अगला लिखेंगे कांगड़ा। यहां पर दो ही है। कांगड़ा में है बेटा हमारी डल लेक, जो कि धर्मशाला में है। ओहो भाई, डल लेक जो कि धर्मशाला में है। डल लेक कहां पर है? धर्मशाला। कांगड़ा से 11 किलोमीटर दूर है ये डल, धर्मशाला में है ये। छोड़ो आप इसको, आगे बढ़ते हैं सीधे। अगली है करेरी झील, करेरी लेक, ये भी कांगड़ा में है। करेरी, करेली मत कर देना, करेरी है। करेली कुछ नहीं है, कराली है वो कुछ और है, बताऊंगा आपको आगे आगे। अभी सिर्फ करेरी लिखो। एक दो बार एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि वो एग्जामिनर बेवकूफ़ है या फिर क्वेश्चन टाइप करने वाला जो व्यक्ति है वो बेवकूफ़ है। एक क्वेश्चन यहां से रहता है कि दक्षिण भारत में जहां कावेरी एक नदी है, वहीं उत्तर भारत के हिमाचल में यह एक देश है। तो उत्तर भारत में इसको झील लगा देते हैं, यानी कि इसी कावेरी करेरी को कावेरी बना देते हैं। पता नहीं उनको क्या होगा, ये करेरी है वो कावेरी है। लेकिन अगली बार आएगा तो आपने भी झील ही करना है, लेकिन हम क्या कर सकते इसमें। लेकिन मैं तो आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, वो उनकी मिस प्रिंट की करेक्शन है, मिस राइटिंग है उनकी वो। अब उनकी गलती है, कई बार वो ऐसा करते हैं कि अगर अगली बार देंगे सुधार भी देंगे, अगर देख के देंगे। लेकिन अगर अगली बार नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, अगर अगली बार सॉरी ये क्वेश्चन दे देंगे तो वो इसी को एडिट करके जो है इधर उधर से कर देंगे, आपको फिनिश करके दे देंगे। एग्जैक्ट टाइम क्या दिखाना जरा, बताना जरा। 45। एक दो झील और लिख लो यार, फिर चलते हैं। पहले लिखो जरा जिला कुल्लू। जिला कुल्लू में, जिला कुल्लू में लिखेंगे बेटा, जिला कुल्लू में लिखेंगे। लिखो जरा हंसा लेक, हंसा झील, ये कुल्लू की बंजार घाटी में है, बंजार वैली। कुल्लू की बंजार घाटी में है ये हंसा झील। हंसा के बाद लिखेंगे बेटा मनतलाई झील, मनतलाई, मनतलाई लेक। इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो जरा मनतलाई लेक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले भी आ चुका है। लिखो जरा, ये जो झील है बेटा, लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे, इसी झील से पार्वती नदी का उद्गम होता है। पार्वती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी झील से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, बाकी हम कल देखते रहेंगे, कल देखते हैं, कल खत्म है टॉपिक झीलों की तरफ, जिनमें अगला स्टेप हमारा है जिला शिमला। लिखिए जरा डिस्ट्रिक्ट शिमला, फटाफट से लिखिए जिला शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला। डकार किसको आ रहे भाई, ज्यादा खा के आया क्या? जिला शिमला लिखिए जरा। जिला शिमला में जो झीलें हैं बेटा, उनमें सबसे पहली झील नंबर 1 आप लिखेंगे अपने पास फटाफट से, वो है आपकी चंद्रनाहन। चंद्रनाहन लेक इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो इट इज इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला में है ये कौन सी झील? चंद्रनाहन झील जो है ये भैया जिला शिमला में है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से पेपर में कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि अगर आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे ये पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील चांसल चोटी में है, तो लिख लेंगे ये कहाँ पर है, ये झील जो है चांसल चोटी में है। इट इज़ इन चांसल पीक, चांसल चोटी में है बेटा ये झील। कहाँ पर है ये झील? ये झील चांसल चोटी में है। और लिखो जरा, यह झील 7 सरोवरों का समूह है, 7 सरोवरों का समूह है। अगर आपसे पूछ लेगा विच डिस्ट्रिक्ट इज ग्रुप ऑफ 7 पॉन्ड, 7 पॉन्ड, 7 सरोवरों का समूह। सरोवर का मतलब होता है पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब तालाब, 7 तालाबों का समूह। अब दो चीजें हैं, एक तो ग्रुप ऑफ 7 लेक और एक ग्रुप ऑफ 7 पॉन्ड, दोनों अलग अलग ही नहीं है। 7 झीलों का समूह तो लामा है, और 7 सरोवरों का आएगा तो ये वाली झील। लिखो जरा, पब्बर नदी इसी झील से निकलती है। पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। ये बात बिल्कुल सही है, सच है, 100%, 500% सही है। आइए फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगली झील है बेटा, अगली झील है तानू जुब्बल। तानू जुब्बल, तानू जुब्बल,
तानू जुब्बल कहाँ पर है? शिमला में है। तानू जुब्बल के बाद है बेटा गढ़कुफर। गढ़कुफर, गढ़कुफर लेक, ये भी कहाँ पर है? ये भी शिमला में है। गढ़कुफर, गढ़कुफर भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? ये भी शिमला में है। और मेरे प्यारे बच्चे, गढ़कुफर के बाद जो हमारे पास अगली है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बरादोनसर। बरादोनसर, बरादोनसर। ऑल लेक्स आर इन डिस्ट्रिक्ट शिमला एंड नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कराली। कराली, फिर बता दूं एक बार दोबारा से, एक करेरी झील है जो कल करवाई थी। करेरी झील कांगड़ा में है और एक कराली झील है। कराली झील जो है बेटा वो शिमला में है। और अगर पेपर में आपके लिए कल के लिए सवाल आएगा कि हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जो गंदे पानी की झील है, तो ये जो कराली झील है ये गंदे पानी की झील है, डर्टी वाटर लेक है। लिख लो, ये है झील गंदे पानी की झील है। कैसी है ये झील? गंदे पानी की झील है। ये कैसी झील है? ये झील गंदे पानी की झील है। ये डर्टी वाटर लेक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पेपरों के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी, गंदे पानी की, इसमें गंदा पानी है। ठीक है जी, कृतिका नहा के तैर के भी आई थी इसमें। ठीक है जी, तभी बीमार होके आ गई, देख लो। समझ रहे हो? तो कौन सी झील है? गंदे पानी की झील। कौन सी झील हिमाचल की? कराली। आ जाइए सीधा अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं भैया। फटाफट से हमने खत्म करना है, किसी भी हालत में कोशिश है मेरी खत्म कर दें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो मुझे माफ़ी चाहूँगा फिर तुम्हें। आ जाइए सीधा कुल्लू में आ जाओ। अरे माई बाप मेरे, काहे मुझे परेशान कर रहा है बार बार। कुल्लू में, कुल्लू में जो झील है बेटा, कुल्लू कल हो गया। कुल्लू में कौन कौन सी कराई थी? ए बेटे, कुल्लू में 2 ही झीलें, बहुत सारी झीलें, आपने मुझे याद दिलाया कल का कुल्लू बचा हुआ है। अबे जगरों, याद दिलवाते कि कल का कुल्लू बचा हुआ है। अबे लिखो कुल्लू जिले की। अभी तो कुल्लू में बहुत सारी बेटा। कुल्लू में एक तो हंसा बताई थी कल मैंने आपको, हंसा के बारे में भी लिखवाया था आपका ना। अबे यार, ये इंक ने भी नाश मार दिया मेरे जीवन का, नाश मार दिया, नाश। हाँ बताओ, क्या बताओ भाई? अबे यार, अबे यार, अबे यार मेरे कपड़े। हे राम, हे राम, हे भगवान। चलो, गंदे तो ही गए। देखिए कराली झील कहाँ पर है बेटा? अच्छा, कुल्लू की पढ़ रहे हो ना। आ जाइए कुल्लू में, आ जाइए। कुल्लू में एक झील रहती है बेटा, इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आती है। एक तो हंसा बताई थी कल मैंने आपको, कुल्लू की बंजार वैली में जो बताई, लिखवाई थी ना। चलिए फटाफट लिखेंगे। भृगु लेक, भृगु झील, भृगु झील बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो जरा, इस झील के पास ऋषि भृगु की तपस्या स्थली है। तपस्या स्थली को बोलते हैं प्लेस ऑफ पेनेंस। प्लेस ऑफ पेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि भृगु या सेज भृगु प्लेस ऑफ पेनेंस इज हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेगा कि ऋषि भृगु की तपस्या स्थली कहां पर है, तो ऋषि भृगु की जो तपस्या स्थली वो कहां पर है? इसी झील के पास जो है ऋषि भृगु की क्या है? तपस्या स्थली। अगर आपने ऋषि भृगु के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये वही भृगु ऋषि है जिन्होंने विष्णु की छाती पे लात मारी थी। सुना होगा आपने, सीमा बढ़न को चाहिए छोटन कोत उत्पात, का घटी विष्णु महेश जब भृगु ने मारी लात। अरे तुमने कहा, नास्तिक आदमी सुबह सुबह व्हाट्सएप चलाने वाले हैं, तो इन्होंने विष्णु की छाती पे क्या मारी थी? लात मारी थी। खैर ये पेपर में नहीं आएगी उन्होंने विष्णु की छाती पे लात मारी थी या नहीं मारी थी। आप इतना याद रखो, यहाँ पर क्या है? ऋषि भृगु की तपस्या स्थली है। उसके बाद है बेटा दशहर झील। दशहर, दशहर झील। तुम तो कहते थे चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, लिख लिया भाई। दशहर झील, देखिए दशहर झील की अगर हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में पूछी जाने वाली चीज है ये। अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जहां पर नैनसर झील नहीं, जहां पर स्नान करने से अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हुआ था,
लिखो जरा, इस झील में स्नान करने पर अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हो गया था। अधरंग, अधरंग समझते हो, जिसको पैरालाइज बोलते हैं ना, लकवा मार गया कहते हैं, उसी को बोलते हैं मेरे हिसाब से अधरंग तो है। तो अकबर की बेटी को अधरंग हो गया था भैया। 2-3 जगह गया हो, एक बार मलाना गांव कुल्लू भी आया था, उसने वहां पर 2 पैसे और सोना चांदी चढ़ाया था, जामलू मंदिर में आया था वो, तो उससे उसको आराम नहीं मिला, फिर वो यहाँ आया। इसमें स्नान करने से अकबर की बेटी का क्या हो गया, अधरंग बिल्कुल बढ़िया हो गया, एकदम मस्त हो गई। तो पेपर में आएगा किस झील में स्नान करने से अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हो गया, तो वो कौन सी झील है, वो और कोई नहीं, यही है आपकी अपनी प्यारी झील, जिसका नाम क्या है बेटा, दशहर झील। एक और झील है नैनसर झील, नैनसर झील, नैन तेरे, लिख लिया भाई, नैनसर झील। नैनसर झील की अगर हम बात करें, नैनसर झील की अगर बेटा हम बात करें, तो इससे बड़ा ही महत्वपूर्ण एक सवाल आता है कि हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसके पास भीम ने गुफा तैयार की थी। तो लिखो जरा, भीम ने एक गुफा, इसी झील के पास भीम ने एक गुफा यानी कि केव बनाई थी। भीम ने एक गुफा बनाई थी किस झील के पास, इसी झील के पास भीम ने एक गुफा बनाई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसके पास भीम ने गुफा तैयार की था। उसका क्या मतलब है, कोई भी आदमी अगर श्रीखंड महादेव बताई थी ना, कल चोटी कहां पर है, कुल्लू में है, तो श्रीखंड की यात्रा पर कोई भी आदमी अगर जा रहा है ना, तो वहां पर जाने से पहले इस गुफा में नहाना करेगा, वो तभी जा सकेगा, वो पवित्र माना जाएगा, तब तक वो अशुद्ध, अपने घर से चाहे वो 1000 रुपए के साबुन से नहाए हो, अशुद्ध, जब तक यहाँ के एक लोटे से नहीं नहाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो। जैसे आप चूड़धार जाते हो, गए आप लोग चूड़धार, कोई भी नहीं गए चूड़धार, तो सुबह सुबह वहां पर पानी का लोटा गिराते, सिर पे गिराते कि नहीं गिराते, तब आप शुद्ध हो जाते हैं, वरना तब तक आप अशुद्ध है, चाहे आप गंगा से नहा लो। आओ मेरे प्यारे बच्चों, सीधे आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास है भृगु है, दशहर है, हंसा है। आइए भैया, मनतलाई कल करवाई थी, मनतलाई झील जहाँ से पार्वती रिवर ओरिजिन होती है, बताया था मैंने आपको, कल लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था। उसके बाद लिखेंगे, जो कल नहीं था वो लिख लो, पार्वती झील, सॉरी पार्वती मनतलाई झील, जहाँ से पार्वती रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। हो गया था ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली झील है हमारे पास, सॉरी, श्रृंग त्युंग झील, श्रृंग त्युंग झील, श्रृंग त्युंग झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, श्रृंग त्युंग झील। लिखो जरा, यहां पर ऋषि श्रृंगी की तपस्या स्थली है, ऋषि श्रृंगी थे कोई, उनका प्लेस ऑफ पेनेंस यहीं पर है, श्रृंगी ऋषि थे कोई, इसी झील के पास जो है ऋषि श्रृंगी की क्या है, तपस्या स्थली है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सीधे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में ही हमारा फायदा है, क्योंकि तभी कुछ देश के लिए हो पाएगा, अदरवाइज कच्छो ना होगा थारा। आइए भाई, सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। वैसे इस दुनिया में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, ठीक है जी, सब सर्कल होता है, ऐसा मैं नहीं कि कुछ शारदा कहता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़े हमारे पास एक और झील आई, देवरी झील, देवरी लेक, देवरी झील, लिख लिया भाई, देवरी झील, द से दवात, देवरी, दयोरी, लिख लिया भाई। अगली झील है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आ चुकी है, वो है सरियोलसर झील, सरियोलसर झील, अरे राम 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 राम, सरियोलसर झील, सरियोलसर, सरियोलसर, कौन सी झील, सरियोलसर झील। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, लिखो जरा, इस झील की सफाई आभा नाम की चिड़िया करती है, आभा स्पैरोस क्लीन्ड दिस लेक, इस झील की सफाई आभा नाम की चिड़िया करती है। आभा स्पैरो जो है इस झील की सफाई करती है, बढ़िया एकदम रगड़ रगड़ के। तो अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसकी सफाई का ध्यान जो है आभा नाम की चिड़िया करेगी, भैया कौन है वो, कौन है भैया, सरियोलसर झील। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। मेरे प्यारे बच्चों, एक चिड़िया है, जैसे कोई पत्ता गिरेगा
उसको उठा लेगी, कोई छोटी मोटी की प्लास्टिक की बोतल गिरेगी उसको उठा के साइड में रखेगी, तिनका गिरेगा उठा के साइड में रख देगी। समझ रहे हो? ऐसा आज से नहीं हो, 2012 से कर रही है। ठीक है, तो कब से कर रही है? 2012 से वो कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पूछ लेगा इस झील की देवी कौन है, मतलब इस झील की, मतलब जैसे था देवी देवता, तो इस झील की देवी कौन है, तो इस झील की देवी है बेटा बूढ़ी नागिन। बूढ़ी नागिन जो है इस झील की देवी है। कितनी बूढ़ी है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा भाई, आप पूछ लो जाके, फिर आप स्वर्ग में जाकर उसको आपको उसका जवाब मिलेगा कितनी बूढ़ी है। तो इस झील की देवी कौन है? बूढ़ी नागिन है। कई बार पूछा गया है कि सरयोलसर झील की जो गॉडेस है, गॉडेस मतलब देवी, देवी जो है वो बूढ़ी नागिन है, तो उसका टेम्पल कहां पर है? यहां पर। तो इसी झील के आसपास एक जगह है घियागी, घियागी, तो घियागी में इसका टेम्पल है। कहां पर है? घियागी। तो लिखेंगे इसका टेम्पल कहां पर है? घियागी। घियागी, घी से घी बन गया यागी, घियागी। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम ओरिएंट है, ऐसे पेपर में आएगी जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? शीतल, ऐसे ठंड के मौसम में भी कृपया शीतल ना रहें आप, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी फिर। आगे बढ़े, बताइए जी। कोल्ड हो जाएगा आपको, हो रहा है? बिल्कुल बेटा, अभी कहाँ भी तो शुरुआत है। अच्छा, डन कर लिया। आइए फिर अब अगला जिला पढ़ते हैं, जिला लाहौल स्पीति। फटाफट से आ जाइए, वरना मैंने तुम लोगों को आज इसी टॉपिक पर रखा दबोचे हुआ है। खत्म करना है टॉपिक आज किसी भी हालत में। 3 दिन हो गए बेटा इसको। नैन तेरे तू दारू दिया बोतल। आगे बढ़े, देखिए भाई, लाहौल स्पीति में एक झील है बेटा, सूरजताल झील। सूरजताल झील लिख लो, सूरजताल लेक लिखो जरा। सूरजताल झील के बारे में आप क्या लिखेंगे? सूरजताल लेक जो है बेटा आपकी, इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है, लिखो जरा अपने पास, हाईएस्ट लेक, हिमाचल की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है ये, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है ये सूरजताल झील। इसकी हाइट पूछ लेगा तो 4883, 4883 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लिखो जरा, भागा नदी का यहां से उद्गम होता है। भागा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। भागा नदी का यहां से उद्गम होता है। कौन सी नदी? भागा नदी। थोड़ी स्पीड बढ़ा दो बेटा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो बस, तभी कुछ हो पाएगा। मतलब 1.00 से आप लोग 1.25 तक बढ़ा दो, तभी कुछ बेटा हो पाएगा, वरना मेरी इंक भी खत्म हो रही है। धीरे धीरे जीवन भी नष्ट हो रहा है, क्योंकि ये नश्वर है, ये मेरा नहीं किसी और का है। ठीक है जी, समझे या नहीं? और बेटा आधे घंटे से ब्लर हो रहा था तुम्हारे ना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तुम लोगों को मेरी फोटो ब्लर नहीं आ रही थी, तुम्हारा ध्यान ही नहीं होगा यहाँ। हे भगवान, कर दी बर्बाद मेरी जिंदगी। चलो पढ़ने वाला था, ऐसे ही पढ़ लेगा सुन सुन के, जिसको पढ़ना होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है जीवन में। आगे नहीं बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी तो नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो केले बेचने पड़ेंगे। आओ भाई सीधे आगे बढ़ते हैं। चंद्रताल लेक, चंद्रताल झील। चंद्रताल झील के बारे में क्या लिखिए? लिखो जरा फटाफट से लिखिए, क्या लिखिए? इस झील को डाक टिकट पर भी दिखाया जाता है। शो ऑन पोस्ट टिकट, जो डाक टिकट होते हैं, जो पोस्ट के टिकट होते हैं, वहां पर भी झील को दिखाया जाता है। पोस्ट टिकट पर, कहां पर? डाक टिकट पर। देखो अब कितना क्लियर है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी बेटा। लिख लिया भाई, ये झील को कहां दिखाते हैं? डाक टिकट पर भी दिखाते हैं, डाक टिकट। अच्छा, और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फटाफट लिखेंगे आप लोग। इसकी हाइट भी कई बार पूछ लेता है, तो इसकी हाइट कितनी है? 4270, 4270 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 4270 मीटर की ऊंचाई पर है ये। 4270, 4270, 4270 मीटर ऊंचाई है। ऐसे याद रखना है बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
सीधे हम अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अगर हम जाने तो लिखो जरा, चीनी यात्री हेन सांग ने, फॉरेनर विजिटर जो हेन सांग था, जो चाइनीज विजिटर था हेन सांग ने इस झील को लोहित्य सरोवर कहा। लोहित्य सरोवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लेगा किसने चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर कहा था, तो हेन सांग नाम का एक बेटा आदमी था। इसी हेन सांग आदमी ने चंद्रताल झील को क्या कहा? लोहित्य सरोवर। लोहित्य मतलब मन को लुभाने वाला सरोवर। उसने ये कहा कि वाह वाह, जब वो आया था ना, जब भारत आया था वो, तो कुल्लू क्षेत्र में चला गया था वो, कुल्लू से भी लाहौल स्पीति गया था। तो जब उसने देखा तो उसने देखा कि वाह ये झील तो बड़ी प्यारी यार, तो उसने क्या कह दिया, वाह ये तो मन को लुभाने वाला तालाब है, लोहित्य का सरोवर। तो किसने चंद्रताल झील को लोहित्य का सरोवर कहा? लोहित्य हिंदी इंग्लिश एक जैसा है। लोहित्य सरोवर, लोहित्य मतलब मन को लुभाने वाला तालाब, सरोवर मतलब तालाब। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कहाँ दिखाते हैं? डाक टिकट पर दिखाते हैं। और इसी झील से चंद्रा नदी निकलती है, चंद्रा रिवर, चंद्रा नदी यहीं से तो निकलती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, चंद्रा और भागा नदियां दोनों ही बारालाचा दर्रे से निकलती है। तो बारालाचा दर्रे में तो दोनों ये झीलें हैं जी। ना ही समझ आया क्या तन्नू? आइए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कल के लिए पेपर में ये सवाल आएगा कि क्या ये रामसर साइट है, यस लिखेंगे। यह झील जो है, दिस लेक इज अ रामसर साइट, ये जो है रामसर साइट है। कैसी साइट है ये? रामसर साइट है। ये रामसर साइट है। ये 2005 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। तीनों रामसर साइट हम हिमाचल की पढ़ चुके हैं। रामसर साइट क्या होता है, स्पेशल टॉपिक बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहां तक समझ आया? क्या समझ आया? ये झील क्या है? एक रामसर साइट है। आओ आगे बढ़ो मूर्खों। देखिए सीधे जब हम आगे बढ़े तो आपके पेपर में एक सवाल यहां से आता है। क्या आता है? जैसे लिखो जरा, लिखो जरा, दीपक ताल झील। दीपक ताल झील कौन सी झील? दीपक ताल झील। लिखो जरा इसके बारे में क्या लिखो। इस झील को सूरजताल झील का छोटा भाई कहा जाता है। दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लिटिल ब्रदर ऑफ सूरजताल लेक। इस झील को सूरजताल झील का छोटा भाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरजताल झील का छोटा भाई। किसे कहते हैं भाई? सूरजताल झील का छोटा भाई किसे कहते हैं? तो सूरजताल झील का छोटा भाई किसे कहते हैं? हाँ जी, इसी झील को बोलते हैं छोटा भाई सूरजताल झील का, क्योंकि कुछ शेप वैसी होगी इसकी। आइए बेटा अगली झील है, लिखो जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो झील और कोई नहीं बेटा, वो है आपकी नीलकंठ झील। नीलकंठ में चढ़ गया दूना, नीलकंठ, हाँ जी नीलकंठ। नीलकंठ झील के बारे में लिखो जरा। अरे लिखिए ना, क्या लिखना है? अरे कछो नहीं लिखना, ये लिखना है कि लिखो जरा, इस झील में केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है। ओनली मेंस आर अलाउड टू सी दिस लेक। पुरुष ही देख सकते हैं इसको, स्त्रियों को स्त्रियां अलाउड नहीं इसमें बेटा। इसमें सिर्फ पुरुषों को ही दर्शन करने की आज्ञा है, महिला इसमें दर्शन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? राम जाने भैया। जैसे मस्जिद में स्त्रियां नहीं जा सकती है। तो देखिए भाई, इस झील में जो है दर्शन करने की आज्ञा केवल पुरुषों को है। लिखो जरा, इस झील का पानी नीला है, ब्लू वाटर लेक है ये। सिंपल लिख सकते हैं आप, ब्लू वाटर लेक है ये, नीला पानी झील का, तभी तो नीलकंठ नाम पड़ा है ना, नीलकंठ। आइए आगे बढ़िए बेटा। अगली झील है सिस्सू झील। सिस्सू, ओ सॉरी सिस्सू नहीं, सिस्सू। सिस्सू कौन सी झील? सिस्सू। सिस्सू लिखो जरा, कुछ नहीं लिखना। सिस्सू लाहौल स्पीति में। देखो यहां पर एक बौद्ध फेस्टिवल होता है, सिस्सू। सिस्सू बौद्ध फेस्टिवल यहीं पर लगता है। ठीक है, खैर हम वो फेस्टिवल के टाइम आगे कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना लिख लो, नहीं लिखना आपकी मर्जी है। उसके बाद बेटा यूनामसो लेक। यूनामसो, कई जगह पर यूनामसा है, कई जगह पर यूनामसो है। मैं यूनामसा लिखूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। यूनामसा, 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 यूनामसा।
है ना, यूं ना मसा। आइए भैया, एक और है यहां पर धनखड़, जगदीश धनखड़ है जिसने अभी त्यागपत्र दिया। उसकी जगह पर कौन बने उपराष्ट्रपति नए? सीवी रामकृष्णन। शर्म कर लो बेटा। देखिए आगे बढ़ते हैं सीधे। अब हम लास्ट डिस्ट्रिक्ट पर आ रहे हैं, लाहौर मंडी में आ जाओ। लास्ट लिखो मंडी, लिखो जरा मंडी। समय रहे ना रहे, हम इन झीलों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगर हमारे पास समय रहेगा। पहले हम पूरी की पूरी झीलें पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है, फिर एक एक झील को पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि झीलें इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम आज भी मात खा जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। पहले झीलों के नाम लिख लो सिंपल। नंबर 1 लिखो रिवालसर झील। फिर हम रिवालसर झील के सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवाऊंगा बाद में। पहले झीलें लिख लो। रिवालसर लेक। नंबर 2 लिखो आप लोग रिवालसर लेक के बाद लिखेंगे आप लोग कामरूनाग के बाद लिखो कुंत भयोग। और मेरे प्यारे बच्चों, कुंत भयोग के बाद, ये मार्कर के लिए माफी चाहूंगा मैं आप सभी से। देखिए बेटा, कुंत भयोग के बाद हम सीधा आगे लिखेंगे। कुंत भयोग के बाद हमारे पास चौथी झील इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास कामरूनाग कुंत भयोगी, वो होगी कुमारवाहा झील, कुमारवाहा लेक। कुमारवाहा झील के बाद है बेटा हमारे पास रिवालसर पराशर झील। पराशर के बाद हमारे पास नंबर 6 है बेटा सुखसार लेक। सुखसार लेक के बाद है बेटा बरादोनसर लेक। बरादोनसर कोई समझ नहीं आएगा बता देना, क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा है इस टाइम। बरादोनसर के बाद है बेटा लीलासर के बाद है बेटा खदलासर। हर एक लेवल के लिए झीलें। और खदलासर के बाद है बेटा डवारू। लो जी, भगवान आपकी आत्मा को एक जगह पर शांति दे। ठीक है जी, ये तो थी जो सारी की सारी झीलें जो चंबा में है। अब अभी हमारे पास देखने का टाइम कितना? 10:38। लिखो जरा, एक एक झील लिखो। सबसे पहले लिखो पराशर झील। लिखो जरा पराशर झील। लिखो जरा पराशर झील के लिखो जरा पराशर झील। यहां पर ऋषि पराशर का मंदिर है, ऋषि पराशर का टेम्पल है। यहां पर ऋषि पराशर टेम्पल इज हियर। ऋषि पराशर का मंदिर जो है यहीं पर है। अच्छा, आपके 2022 के जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि ये जो पराशर मंदिर है ये कौन से स्टाइल में है, ये कौन सी शैली में है। स्टाइल मतलब कि जैसे मेरा स्टाइल क्या है, नीचे जीन्स, ऊपर ये जैकेट वो क्या, इसको क्या बोलते हैं, हुडी, उसके ऊपर चश्मा, फिर हाथ में मारकर, ये मेरा स्टाइल है भैया। ठीक है, झुकेगा नहीं। ठीक है जी, देखिए ये मेरा स्टाइल है। अब आपका स्टाइल क्या है मुझे नहीं पता। वैसे ही ये किस शैली में बना हुआ है, तो इस शैली का नाम है पैगोडा स्टाइल। पैगोडा शैली में बना, लिख लो ये मंदिर पैगोडा शैली से बना हुआ है। पैगोडा शैली से बना हुआ है। किस शैली से बना हुआ है? पैगोडा शैली से बना हुआ है। ये पैगोडा शैली से ये मंदिर बना हुआ है। किस शैली से? पैगोडा शैली। ये बात आपनु समझ आई या नहीं आई बेटा? किस शैली से बना हुआ है ये? पैगोडा शैली। पैगोडा शैली कुछ ऐसी होती है, मुझे नहीं पता कुछ। अब आपने वो देखा होगा कि हिडिंबा देवी मंदिर का देखा है आपने कहाँ देखा? आपने सिरमौर के सारे देखे नास्तिक लोग। देखिए पैगोडा शैली से बना। लिखो जरा, अगर पूछ लेगा ऋषि पराशर कौन थे तो ऋषि पराशर लिखो जरा, ये वेद व्यास के पिता थे। वेद व्यास के, ही वॉज द फादर ऑफ वेद व्यास। वेद व्यास का नाम सुना है? अरे भैया, महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास के पिता थे ये ऋषि पराशर। तो ऋषि पराशर का मंदिर कहां पर है? यहीं पर है बेटा। डन जी, बताइए। नहीं लिखा? ऋषि पराशर का मंदिर है बेटा यहां पर। फटाफट आगे बढ़ेंगे और एक और झील लिखेंगे। लिखो जरा कुमारवाहा झील।
कुमारवाहा झील के बारे में लिखो जरा। इस झील का संबंध पांडवों की माता, इस झील का संबंध पांडवों की माता कुंती से है। इस झील का संबंध पांडवों की माता कुंती से है। अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है, हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसका संबंध पांडवों की माता, अरे कुत्ती नहीं भैया, कुंती भैया, कुंती है। क्या बनवा रहे यार तुम लोग, अर्थ का अनर्थ बन रहा है। क्या नाम है यार इस माता का, गजब की बात है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। क्या लो जी, वाह बहुत बढ़िया। रिंकी खुश हो चुकी है भाई। आइए भाई, रिंकी की तरफ से पार्टी बनती है। आगे बढ़ते हैं। दिस लेक इज रिलेटेड टू माता कुंती। और जी सीधे आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे कुमारवाहा झील। नहीं कुमारवाहा मत लिखो, कामरूनाग झील। कामरूनाग के बारे में लिखो जरा, कामरूनाग के बारे में लिखो। इस झील के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में शिकारी देवी मंदिर है। लिखो जरा, इस झील के उत्तर में शिकारी देवी मंदिर है। इस झील के उत्तर में शिकारी देवी मंदिर है। इस झील के उत्तर में नॉर्थ में शिकारी देवी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिकारी देवी मंदिर। अब लिखेंगे रिवालसर झील। रिवालसर झील, भाई रिवालसर झील के जितने भी कॉन्सेप्ट है, इसका एक एक शब्द आपके लिए चूर्ण है, चूर्ण। एग्जाम के लिए, जैसे दवाई के लिए बीमार होने पर दवाई खाना बहुत जरूरी है, तो हिमाचल की जिलों में रिवालसर झील भी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में करवाया, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। आइए फिर किस तरह से हम करते हैं, राम जाने देख लेते हैं। फिलहाल तो अगर हम इसको कवर करते हैं, देखना जरा, 43 एक काम करो फटाफट से इसको लिख लो, इसके बारे में समझेंगे फिर इसको मंडे को। जो जो पॉइंट लिखो ना लिख लो, खैर नहीं लिखे जाएंगे भाई, चलो देख लेंगे मंडे को, देख लेंगे इसके बारे में ना, फिर ये समझ आया आपको, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना है आपने, पढ़ना है आपने इसको घर जाकर। रिवालसर झील क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फॉर्मेलिटी से कंप्लीट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें 10-15 मिनट लगेंगे लिखवाने में, समझाने में, क्योंकि ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं तो जैसे ही हम मंडे को आते हैं इसको हम बिल्कुल कवर करके जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये झील, ये सारी की सारी झीलें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो पराशर झील है, इसमें एक चंद्रा आकार का गोल गोल टापू दिखता है। टापू मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अगर पूछेगा किस झील में चांद के आकार का एक गोल टापू दिखता है तैरता हुआ, तो इसी पराशर झील में चंद्राकार गोलाकार टापू दिखता है तैरता हुआ। चंद्राकार गोलाकार टापू, राउंड शेप में एक टापू होता है जो स्विम करता हुआ दिखता है, तैरता हुआ दिखता है, ठीक है जी। बाकी लीला खदला ये तो फालतू में है, मतलब फालतू मतलब कि इसकी डिटेल नहीं है, आप इनको सिंपल याद रखो। सुखसार कईयों बार पेपर में आ चुकी बेटा, ठीक है जी। कुमारवाहा का ऐसा कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपने वैसे ही याद रखनी, रख लो भाई। रिवालसर का सबसे ज्यादा रोल है बेटा। मैं हर बार बोलता हूं कि मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता भाई, नहीं होती मुझसे फॉर्मेलिटी कि चलो खत्म करो आज ही आज। कोशिश थी खत्म करने की, लेकिन क्या करें जब नहीं हो रही है, ठीक है जी। जोर डाल के, ये कोई ऐसा नहीं कि आधी रोटी एक्स्ट्रा खा लो तो खा लेंगे और बाद में तुरंत चले जाओ, है ना, आधे घंटे तक फिर उठो ही ना। अब ये तो हिसाब किताब की सारी चीज़ें होती है ना। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा बेटा, तभी इस देश में आपका कुछ